एक मिनट रुकना है जी। आप बोलिए सर जी। वहाँ जो सभी नौजवान साथी मेरा नमस्कार। मेरा नाम और का प्रभाव था और हमने भी जवानी में ये तय किया कि हम शहर में नहीं रहेंगे और सरकार की सेवा नहीं करेंगे। हम इस देश के गरीबों की सेवा करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए। मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 1 महीने के बाद छोड़कर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा गाँव
आपका धर्म क्या कहता है? सब कहते हैं कि सब बराबर के मालिक हैं। एक राष्ट्र की सीमा के भीतर जितने भी नागरिक हैं वो उस राष्ट्र की सीमा के भीतर के समस्त प्राकृतिक संसाधनों के समान मालिक हैं और उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सबके लिए समान क्या हम सब बराबर अमीर हैं? क्या सबके पास प्राकृतिक संसाधन बराबर है? क्या सबके पास जमीन बराबर है? क्या सब बराबर अमीर है? नहीं। असल में प्रकृति ने हमें पर पैदा किया और हमने बराबर के तरीके बना लिए। हमने कहा बड़ी जात इसलिए हमारे पास होगी, तुम छोटी जात हो तुम्हें देगी। गिरजेश जी मेरी आवाज गूंज रही है? जी आवाज आपकी सही सुनाई दे रही है लोगों को। अब लाउड स्पीकर सुधर गया है सर। अच्छा, तो हमें प्रकृति ने समान पैदा किया और हमने असमानता के कुछ कारक इजाद। हमने कहा हम बड़ी जात के हैं, हम ज्यादा जमीन रखेंगे, तुम छोटी जाति के और तुम जो जमीन रहो। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो भारत के 80% दलित भूमिहीन है। फिर हमने कहा कि भाई हम तो ज्यादा ये वाली किताब पढ़ ली है हमने, इसलिए हम ज्यादा अमीर हो जाएंगे और तुमने ये किताब नहीं पढ़ी इसलिए तुम गरीब रहो। और हम क्योंकि बड़े शहर में रहते हैं इसलिए हम ज्यादा अमीर होंगे, तुम गांव में रहते हो तुम गरीब रहो। तो हमको नेचर ने तो समान पैदा किया था, लेकिन हमने गैर बराबर कारण और अब वो ये गैर बराबर लगती है। हमको लगता है कि हम इतना मेहनत के अमीर हैं, ये भी ठीक है, और वो मेहनत करने वाला है वो भी ठीक है। तो एक ही देश के भीतर अमीरी ठीक है और गरीबी ठीक है, ये भी जस्टिफाइड वो भी जस्टिफाइड। अब ये गैर बराबरी हमारे दिमाग के भीतर घुस गई है और हमें लगता है कि मेहनत करने वाले का गरीब रहना ठीक है और हम बिना मेहनत के अमीर हैं ये भी ठीक है। और ये हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन गया है। इसको कहते हैं हमारे सामाजिक राज और आर्थिक, ये अब हमारे बन गए हैं। उनका गरीब कहना जस्टिफाइड और हमारा है। और हमारे इस धारणा का रक्षा करता है हमारा राज्य सिस्टम। सरकार कहती तुम अमीर हो क्योंकि तुम्हारा बाप अमीर। और अब अगर तुम्हारी दौलत के नजदीक आएगा और बराबरी लाने की कोशिश करेगा तो भारत की पुलिस उस गरीब को मार देगी। अब सरकार इस असमानता और गैर बराबरी का समर्थन करती है। सरकार कहती है कि गैर बराबरी की रक्षा सरकार करेगी, सरकार की पुलिस। ये हिस्सा है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस।
लेकिन ये हिंसा जो मजे में है लोग उन्हें दिखती नहीं है, उन्हें ये ठीक लगता है, लेकिन ये इस देश के करोड़ों गरीबों को हिंसा लगती है, जो मेहनत करते हैं और भूखे सोते हैं, जो हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद जिन्हें दवाई नहीं मिलती, जिन्हें घर नहीं मिलता, उन्हें ये हिंसा लगती है। या जिसकी जमीनें बंदूक के दम पर छीनी जा रही हैं, उन्हें ये हिंसा लगती है। और वो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये वायलेंस है, ये जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंसक लोग हैं। और हम जो बिना मेहनत के अमीर बने हुए हैं, ये ठीक है। भगत सिंह ने वायसराय को पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की पुलिस रोज रोज गांव पर जाकर हमला कर रही है, लोगों के संसाधन छीन रही है। आपने एक जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और हम आपको हटाएंगे और आजादी के बाद जो काले लोग हैं, हम लोग हैं भारतीय, वो भी अगर गरीब का शोषण करेंगे तो हम उनके खिलाफ ही लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक आदमी का दूसरे आदमी का शोषण खत्म न हो जाए। और देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हमने समाज में जो गलत चीजें चल रही हैं उन्हें सही माना हुआ है, और जब तक ये जो गलत चीजें चल रही हैं ठीक नहीं होंगी, तब तक समाज में शांति नहीं आएगी। हम ये मानते हैं कि औद्योगिकरण ही विकास है, और उद्योग कौन लगाता है? अमीर लगाता है या गरीब लगाता है? आप कहेंगे उद्योग अमीर लगाता है। उद्योग का प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है? का मुनाफा आप कहेंगे अमीर की जेब में जाता है। और उद्योग के लिए जमीन किसकी ली जाती है? गरीब की जमीन ली जाती है। तो विकास का मतलब हो गया गरीब से ले लो और अमीर को दे दो, ये विकास होगा। और आजादी के 65 साल हो गए हम यही वाला विकास कर रहे हैं कि गरीबों से संसाधन छीन लो, जमीनें छीन लो, अमीर को दे दो, अमीर प्रॉफिट कमाता रहे। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज 1000 परिवार हैं सिर्फ देशों के, जिनके पास 50% अमीरी हो गए, वो अमीर है। और ये जो संसाधन लिए जाते हैं, ये कैसे छीने जाते हैं? मान लीजिए बैंक देखो और मुझे आपके अकाउंट बताना है, तो मैं आकर आपको पूछ सकता, मैं मुख्यमंत्री को पैसा दूंगा, मुख्यमंत्री कलेक्टर को ऑर्डर देगा, कलेक्टर नोटिस निकाल देगा, आप जमीन देने से मना करेंगे, पूरे गांव भूख हड़ताल करेंगे कि हम जमीन नहीं देंगे, हमारी जमीन मत छीनो। फिर पुलिस आएगी और पुलिस मार मार के सबको भगा देगी, जमीन पर कब्जा हो जाएगा, और मैं जो सेठ हूं, मैं आकर अपने टैक्स चलाऊंगा प्रॉपर। तो जमीन का मालिक कौन? गरीब। पुलिस का मालिक कौन है? गरीब।
सरकार का मालिक कौन है? गरीब। तो मालिक का माल नौकर छीन रहे हैं, मालिक मना कर रहा है तो नौकर उसको पीट रहे हैं, और इसको हम मानते हैं आजादी। ये आजादी कि मालिक पिट रहा है, नौकर पीट रहे हैं। एक तरफ हमने देखा विकास मतलब गरीब का उसको अंत दे दो, दूसरा हमने देखा आजादी का मतलब है कि जो जनता मालिक है संसाधनों की पिटाई करो और उसके संसाधनों को छीन लो बंदूक के दम पर और अमीरों को दे दो। और ये सब हमको ठीक लग रहा है, हम इस पर प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहे कि आखिर ये कैसा विकास है जिसमें आप गरीब को और गरीब और गरीब को बनाने के लिए आप पुलिस का सहारा लेते हैं और हम इसी को मान रहे हैं, किसी को विकास मान रहे हैं, किसी को आजादी मान। मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा था, छत्तीसगढ़ में 650 गांव आदिवासियों के सरकार ने जला दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जमीनों के नीचे बहुत कीमती खनिज है, लोहा है, टिन है, सोना है, हीरा है, मैग्नीज है, बहुत सारे यूरेनियम भी है, बहुत सारे कीमती खनिज है। सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए और कानून तो कहता है कि जब तक आदिवासी सहमत ना हो आप आदिवासियों के गांव में घुस नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आदिवासी की जमीन नहीं ले सकते। लेकिन सरकार ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए 650 गांव जला दिए। भारत में आजादी के बाद 650 गांव जला दिए सरकार के द्वारा, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा क्या है कि हजारों साल पहले एक राजा मर गया था, इसका आज मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, ये राजनीति। और ये भारत देश का मुख्य मुद्दा है कि हजारों साल पुराने राजा का आज मंदिर बनना चाहिए नहीं, और जो बनाएगा उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। आजादी के वक्त क्या तय किया था कि गांव का विकास किया जाएगा, गरीब का विकास किया जाएगा, संसाधनों का प्रयोग भारत के हर नागरिक के लिए किया जाएगा। लेकिन आप संसाधनों को छीन रहे हैं, गांव जला रहे हैं, और बस्तर में जो 650 गांव जलाए गए, हजारों आदिवासियों को मार डाला गया, 3.5 लाख आदिवासियों को बेघर कर दिया गया, हजारों महिलाओं पर हमले हुए, और वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी चिंता का विषय नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी और नेहरू के बीच में मतभेद था। नेहरू कहते थे कि अंग्रेजियत रहे, अंग्रेज चले जाए। गांधी कहते थे अंग्रेजियत जाती है, अंग्रेज भले ही रह जाए। गांधी का अंग्रेजियत से क्या मतलब था? गांधी का मतलब था अंग्रेजियत यानी अंग्रेजों का विकास का मॉडल।
और गांधी कहते थे भारत अगर विकास का ये मॉडल अपनाएगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि विकास का ये मॉडल हिंसक है। आपको मालूम है अंग्रेज सारी दुनिया में गए और सारी दुनिया में उन्होंने युद्ध किया, वहां की जमीनों पर कब्जा किया, कच्चे माल पर कब्जा किया। अंग्रेजों की आगे आगे कंपनी चलती थी और पीछे पीछे फौज चलती थी। एक अंग्रेज ने लिखा है कि ये तो सच है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं डूबता था। अंग्रेज लगातार युद्ध करते थे। गांधी जी आज अंग्रेज तो दूसरे देशों पर हमला करते थे, अगर तुमने अंग्रेजों के विकास के मार्ग को अपनाया तो तुम किससे युद्ध करोगे? गांधी जी ने कहा तो अपने ही गांव पर हमला बोल दो, तुम अपने ही आदिवासियों पर हमला करोगे। और गांधी कहा कि ये जो अंग्रेजों का इसमें से युद्ध लिखता। गांधी ने कहा मॉडल खासियत है कि अंग्रेजों के विकास का मॉडल मानता है कि विकसित वही है जो ज्यादा उपभोग करता है, और जब ज्यादा उपभोग करोगे तो उससे दो चीजें होंगी, या तो प्रकृति का इतना ज्यादा दोहन करोगे कि प्रकृति नष्ट हो जाएगी, और ज्यादा उपभोग करने के लिए तुम दूसरे के हिस्से के संसाधन छीनोगे, और जब तुम संसाधन छीनोगे तो उसमें से युद्ध निकलेगा। और गांधी ने चेतावनी दी थी कि ये अंग्रेजों का मॉडल अगर भारत अपनाएगा तो इसमें से युद्ध निकलेगा और भारत नष्ट हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि आज आदिवासी इलाकों पर हमला हो रहा है, गांव पर हमला हो रहा है, और ये शहरों के लिए गांव को लूटा जा रहा है। वो आज भारत का प्रधानमंत्री कहता है ये जो नक्सलवाद है ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों? आज आंतरिक हिंसा सबसे बड़ी समस्या क्यों बन गई? क्यों आज आदिवासी इलाकों में आपने सबसे ज्यादा सीआरपीएफ बीएसएफ भेजी हुई है संसाधनों को छीनने के लिए, आदिवासियों को मारकर भगाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए? अंग्रेजों के मॉडल का साफ साफ नतीजा हमारे सामने है। आज भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम इन आदिवासियों को जमीनें नहीं। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आप कहां पैदा हुए, इससे आपका कोई पता भी मिलता है ना पता से ये फैसला हुआ क्या? आप अगर इस घर में पैदा हुए हैं तो क्या आपकी मर्जी पैदा हुए हैं? भाई आप मुसलमान के घर में भी पैदा हो सकते तो आप मुसलमान हो। आप भारत में पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते थे। आपका पैदा होना आप फर्ज से होता ही नहीं है। तो आपको कहे कि गर्व से कहो हम, तो इसमें गर्व की क्या बात? आप पैदा हो, आप क्या गर्व की बात है?
लेकिन कहा जा रहा है आज भारत के राजनीति को यह तय करना है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो हिंदुओं के गर्व की रक्षा करेगा। गर्व भारत की राजनीति का ये गर्व करेगा। इसमें गर्व की क्या बात है? आप हिंदू हैं, इसमें गर्व की क्या बात है? अरे भाई, मोदी भी ओसामा बिन लादेन की मां के पेट से पैदा हो सकता था और ओसामा बिन लादेन मोदी की मां के पेट से पैदा हो सकता था। ओसामा बिन लादेन की पेट से पैदा होने के बाद मोदी क्या हिंदुओं की बात करता? वो कहता मुसलमान अच्छे होते हैं। और ओसामा बिन लादेन अगर मोदी की मां के पेट से पैदा होता वो कहता हिंदू अच्छे होते। ये तो इत्तेफाक बात पैदा होता। इसमें गर्व का क्या प्रश्न? और भारत नौजवान पागल हो रहे, वो कह रहे हम तो प्रधानमंत्री बनाएंगे क्योंकि ये हमारा कर रहा है। क्या बेवकूफी की बात पर हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? हमारा प्रश्न है ही नहीं कि पहला सवाल ये है कि भारत के भीतर जो सारे संसाधन है उसका इस्तेमाल भारत के लिए क्षमता के आधार पर ये होना चाहिए भारत की राजनीति। लेकिन गर्व की बात, गर्व की रक्षा का इससे संस्कृति बना दो और सारी बड़ी कंपनियां मुझ को पैसा दे यहाँ ये प्रधानमंत्री बन जाए क्योंकि ये मारता है, काटता है, ये आदिवासियों को मारेगा, ये जमीनें छीन के हमें दे देगा। बड़ी कंपनियां फल लगा रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लगा रहे हैं। अब भारत के नौजवान को ये तय करना है कि भारत को आगे किस रूप में रखना है। आप ये बताइए, अभी जो बनते हुए मुजफ्फरनगर में सत्ता, आप ये कह रहे हैं कि हम इन मुसलमानों के साथ रह नहीं सकते, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारत में जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनको आप मार डालेंगे या हरियाणा में गया क्योंकि वहां एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर दी तो बड़ी चला। हमने बात की बड़ी जाति के लोगों से, उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे पर कामी, ये हम दूसरी जगह जाकर काम पूछते हैं, हमें इन दलितों की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? हमें दलितों की जरूरत नहीं है इसलिए हम मार देंगे इनको, हम इनकी बत्ती जला देंगे। हम मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को के साथ रह नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप दलितों के साथ नहीं रह सकते, आप मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, तो क्या करोगे? इस देश के टुकड़े करोगे? अगर आप अपनी आबादी के साथ रह नहीं सकते, दलित और मुसलमान मिलकर ही 50% हो जाते हैं, और अगर उसमें आदिवासियों को भी मिला लो, दलित आदिवासी मुस्लिम को मिला लो, तो 75% हो जाते हैं। मतलब हम 75% आबादी के साथ रहना ही नहीं चाहते। क्या देश का और टुकड़ा करना चाहते हो?
और ऐसे आदमी तो प्रधानमंत्री बना रहे हो जिसने मुसलमानों को मारा, और सिर्फ इसीलिए आप बना रहे हैं कि उसने मुसलमानों को मारा। क्या मैसेज दे रहे हो आप? ये मैसेज दे रहे हो मुसलमानों को कि तुम्हें मारने वाले को, तुम्हें सबक सिखाने वाले को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अपना। आप देश की एकता बढ़ा रहे हो कि देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं? सोचो तो सही, क्या बेवकूफी करने जा रहे हो? इस देश के करोड़ों मेहनत करने वाले लोगों की हालत कैसे सुधरे? विद्यार्थी पढ़ने लिखने के बाद अपना भविष्य कैसे बनाए? हर बच्चा जो इस जमीन पर जन्म लेता है उसका बराबर का हक है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मकान पर। वो हमारी राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि ये मुसलमानों को मारने वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आप थोड़ा गौर कीजिए कि आपका संविधान कह रहा है बराबरी का। हर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका बराबर कहा, भले ही वो कहीं भी जन्म, किसी झोपड़ी में जन्म ले या शहर में जन्म ले, उसका बराबर कहा। लेकिन अगर उसने सड़क के उस पार झोपड़ी में जन्म ले लिया तो सरकार का बुलडोजर उसकी झोपड़ी तोड़ देता है, और सड़क के इस पार जो बंगला बना है वो बंगले वाले बाबू साहब आदेश देते हैं सरकारी बुलडोजर को कि जाओ झोपड़ियां उजाड़ दो क्योंकि मेरे बंगले की शोभा बिगड़ रही है। तो जिसने झोपड़ी में जन्म लिया उसकी क्या गलती है? उसने भारत में जन्म लिया। ये हालत बदलनी है या नहीं बदलती? और अगर बदलनी तो बहुत बदले। अगर हमने बस कौन बदले? ये प्रधानमंत्री बात सुन रहे हैं तो नहीं बदलेंगे। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ बात करूं। रविंद्रनाथ टैगोर एक कहानी है माटेर आलो, यानी माटी का पत्थर। एक बार सूरज ने कहा कि मुझे छुट्टी पर जाना है। उसने कहा मुझे छुट्टी चाहिए। तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम छुट्टी पर चले जाओगे तो संसार को प्रकाश कौन? महिलाएं पानी भरने नहीं जाएंगी, किसान खेत पर नहीं जाएगा, चिड़िया दाना चुगने नहीं निकलेगी। तो सूरज बहुत उदास। ईश्वर ने कहा अपनी जगह किसी काम पर रखा ताकि ऊपर जा सके। तो सूरज ने चंद्रमा से क्या आप मेरे स्थान पर लोगों को प्रकाश दे? चंद्रमा ने कहा कि मैं तो आप ही के प्रकाश से चमकता हूं, आप नहीं रहेंगे तो शायद किसी को दिखाई भी नहीं देगी। मैं तो अंधकार का खुदा। सूरज ने तारों से कि क्या आप एक दिन के लिए मेरे स्थान पर पृथ्वी के लोगों को प्रकाश दे सकते हैं? तारों ने कहा हम तो बस रास्ता चलते पथिक को पगडंडी बीत जाए इतना ही उजाला कर पाते हैं, हम आपका स्थान नहीं दे सकते। सूरज बहुत निराश हुआ और उसने कहा कि क्या कोई नहीं है संसार में जो मेरा साथ ले सके? तब माटी का एक छोटा दीपक आता है और उसने कहा कि दावत सकता कि मैं आपका सकता हूं, लेकिन मैं ये वादा कि जहां मैं होता वहां मैं अच्छे स्थान पर लोगों को
सूरज का अभाव नहीं खल रहे, लेकिन जितनी भी शक्ति है मैं उतना उत्पन्न। दोस्तों, हम सूरज से ही चंद्रमा से नहीं, मिट्टी की पत्ती नहीं, हम जहां ग्रहण कर लें कि हम अपने आसपास अत्याचार, अन्याय, गलत बात नहीं रहने दें। हम उजाला करें, हम सही बात सुनें, हम अपने आसपास असली अंधेरा, दुख, अज्ञान नहीं रहते, और हम सब मिलकर छोटे पर अपने अपने स्थानों पर चले तो अंधकार, दुख दिखेगा। और ये जो टुकड़ा है सबका, जिसको हम अपना भारत देश कहते हैं, उसको और सुखी और संतुष्टि देने वाला और लंबे समय तक मनुष्यों के रहने लायक बनाकर रख पाए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, गिरजेश भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ध्यान से सुना। और अगर आपका ऐसा संभव कि आप प्रश्न करना चाहें कोई, तो कर सकते हैं। आप सबको मेरा विनम्र पूर्वक प्रणाम। सर, इसी के साथ आपकी वो दिल वाली कविता सुना देते तो वो इसका हिस्सा हो गया। वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, आपकी रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे। प्लीज। अच्छा जी। एक मिनट जरा सा पहली लाइन याद कर रहा हूँ। टूट गए सभी वहम और गलत फहमियां, चलो अच्छा ही हुआ, जीवन अब चैन से गुजारूंगा। कैमरा रुका मुझ पर भी, टीवी कैमरा, कैमरा रुका मुझ पर भी पल भर को, और फिर हट गया। कीर्तिवान लोगों की सूची में लिखा गया मेरा भी नाम, मगर कट गया, क्योंकि संविधान को मैंने अपना स्वर नहीं दिया। मुझको जो काम नहीं रुच पाया, नहीं किया, जीवन भर नहीं किया। तो टूट गए सभी वहम और गलत फहमियां, मगर जिद बन, जिस दिन ये टूटेगी उस दिन ही हारूंगा। टूट गए सभी वहम और गलत फहमियां, चलो अच्छा ही हुआ, जीवन अब चैन से गुजारूंगा। ग्लैमर का नशा जब टूटता है, बड़ी थकन होती है, आंखों में नींद नहीं, अश्रु नहीं, स्वप्न नहीं, मात्र चुभन होती है। सुनने को अपना स्वर, करने को बस हस्ताक्षर। मैंने यह जीवन क्रम चुना नहीं, और मुझको भी दर्पण में कई बार समझा, पर मैंने सुना। तो टूट गए सभी वहम और गलत फहमियां, और मैं तो इन भीड़ों से दूर चला जाऊंगा, और फिर अकेले से स्वयं को पुकारूंगा। अप्रसिद्ध रहने में कितना आराम है, अप्रसिद्ध रहने में कितना आराम है। अपनी और अपनी काम है, चाहो तो मन हो तो मौन रहो। प्रश्न ये नहीं, उत्तर में कुछ न। मुझको आते हैं ये छोटे छोटे सुख, साधारण आए,
इनके ही लिए सदा पाँव में पसारूंगा, टूट गए सभी के और गलत फहमियां, चलो अच्छा ही हुआ, जीवन अब चैन से जीवन पर। धन्यवाद। भैया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये आपका यह सहयोग, यह भागीदारी बच्चों को और मुझे, हम दोनों के लिए प्रेरणा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से चमकते रहेंगे। आपका स्वर्ग लगातार। नमस्कार। वो रिकॉर्ड नहीं है। हाँ